बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। अब्बास अंसारी को लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की टीम के द्वारा और लखनऊ की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी और सड़क मार्ग से प्रयागराज से लखनऊ ले जाया जाएगा। रास्ते में सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार है। ग्रीन कॉरिडोर ट्रैफिक के जरिए लखनऊ ले जाने की तैयारी है। कोर्ट में पेश करने से पहले लखनऊ ईडी दफ्तर ला सकते हैं अब्बास अंसारी को। सुरक्षा इंतजामों के बीच कुछ ही देर में प्रयागराज से लखनऊ ले जाएगी टीम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही हुई है अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी। इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। कल सुबह 11 बजे से प्रयागराज के ईडी दफ्तर में ही है अब्बास अंसारी और उसके रिमांड से जुड़े तमाम कागजात तैयार किए जा रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है लखनऊ में है और वहीं पर पेश किया जाएगा अब्बास अंसारी को। ताजा अपडेट के लिए अब आपको सीधा प्रयागराज ही लिए चलते हैं और प्रयागराज में वहां के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मोहम्मद मोइन। वो हमें बताएंगे कि प्रयागराज से कब लेकर निकलेगी ईडी की टीम अब्बास अंसारी को या इससे जुड़ा कोई बड़ा अपडेट उनके पास क्या है। मोइन। राजन जी, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब्बास अंसारी को लखनऊ कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद अब बेहद कम हो गई है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि अब्बास अंसारी को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इन दोनों ही अदालतों को इस मामले में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि ईडी जब कोर्ट में पेश करेगी अब्बास अंसारी को तो कम से कम 5 दिन का कस्टडी रिमांड भी मांगेगी। ईडी की तरफ से ये दलील दी जाएगी, ये बात कही जाएगी कि अब्बास अंसारी से अभी तमाम बातों का पता लगाया जाना है, तमाम चीजें हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनका पता लगाया जाना है, इसलिए उसे कस्टडी में दिया जाए। तो कम से कम 5 दिन का कस्टडी रिमांड ईडी मांगेगी और बहुत मुमकिन है कि ये जो भी कोर्ट होगी प्रयागराज में, चाहे वो एमपी एमएलए कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस भी अदालत में अब्बास अंसारी को पेश किया जाएगा वहां से ईडी को कस्टडी रिमांड मिल जाएगा। ज्यादा संभावना इसी बात की है। ये भले हो सकता है कि ईडी जितने दिन की रिमांड मांगे उतने दिन की रिमांड ईडी को ना मिले, लेकिन ईडी को कस्टडी रिमांड मिलनी लगभग ये बात तय है। अब मुख्तार अंसारी के वकीलों की तरफ से जो जानकारी मिली है वो फिलहाल जमानत पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। पूरी कोशिश उनकी इस बात की है कि ईडी जब कोर्ट में मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी को पेश करेगी और कस्टडी रिमांड मांगेगी तो उस कस्टडी रिमांड का अपोज किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ईडी कई बार अब्बास अंसारी से पूछताछ कर चुकी है, कई बार बयान दर्ज कर चुकी है, तो इसलिए अब सिर्फ परेशान करने के लिए ही वो कस्टडी रिमांड चाहती है। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का कि ज्यादा संभावना इसी बात की है। दो बड़े अपडेट हैं कि ज्यादा संभावना इसी बात की है कि अब्बास अंसारी को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाएगा और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड मांगेगी और कम से कम 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगने की तैयारी में है ईडी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कोर्ट है वो कितने दिनों की कस्टडी रिमांड अब्बास अंसारी की कितने दिनों की कस्टडी रिमांड ईडी को देती है। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अब्बास अंसारी के लिए मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि अगर ईडी रिमांड पर लेती है, उसे रिमांड मिल जाती है तो वो अकेले प्रयागराज में भी पूछताछ नहीं करेगी बल्कि वो गाजीपुर और मऊ जिले ले जाएगी और ये भी हो सकता है कि वो बांदा जेल में ले जा करके उनके पिता मुख्तार अंसारी से आमना सामना भी करा सकती है। तो तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की है कि अब लखनऊ के बजाय प्रयागराज कोर्ट में होगी अब्बास अंसारी की पेशी। आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं मोइन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आपने दर्शकों को दी। ज्यादा संभावना अब इस बात की हो चुकी है कि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ही अब्बास अंसारी को प्रस्तुत किया जाए आज और उसके बाद ईडी कस्टडी रिमांड मांगेगी अब्बास अंसारी की। बहुत शुक्रिया आपका। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और ये तारीख है 5 दिसंबर। ऐसे ही रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यहां भी 5 दिसंबर को ही वोटिंग होगी और दोनों ही सीटों पर जो वोटिंग होगी उसकी गणना होगी 8 दिसंबर को, यानी कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम पता चलेगा। नए जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे मैनपुरी को और रामपुर को, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट लोकसभा सीट खाली हुई है। ऐसे ही हमने देखा कि आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सदर की जो विधानसभा सीट है वो खाली हुई है। 5 दिसंबर को
इन दोनों ही के लिए उपचुनाव होगा, मतदान होगा और 8 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे, यानी कि मतगणना होगी। बड़ी खबर दिल्ली से, भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। वैसे खतौली विधानसभा सीट भी रिक्त घोषित हो गई है। अब देखना होगा कि वहां पर कब उपचुनाव होता है। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट। यहां पर अब कौन उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी जो कि निश्चित रूप से प्रमुख चुनौती देने वाला दल होगा, जो कि सत्ता में है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, वो किसे अपना उम्मीदवार उतारता है इन दोनों ही समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर, यह देखना अब बहुत दिलचस्प। दोनों ही सीटें रिक्त। 5 दिसंबर को मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगहों पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की तारीखें भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दी हैं। तारीख है 5 दिसंबर, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को ही, और 8 दिसंबर को दोनों ही सीटों पर मतगणना होगी। यह बड़ी अपडेट। आजम खां की सदस्यता जाने के बाद रामपुर सीट खाली हुई है और मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई है। यह बड़ी अपडेट दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वैसे गोला गोकर्णनाथ सीट पर कल जो उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग होगी, उसकी मतगणना होगी, और अब 5 दिसंबर को एक और उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी और रामपुर में। घोषित इलेक्शन कमीशन के द्वारा तारीखें, बड़ी तारीखें हैं 5 दिसंबर दोनों ही सीटों पर मतदान, और 8 दिसंबर दोनों ही सीटों पर मतगणना। वोटिंग 5 को, काउंटिंग 8 दिसंबर को। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, चाहे वो रामपुर की विधानसभा सीट हो या मैनपुरी की लोकसभा सीट हो। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं पार्टी मुख्यालय। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय अखिलेश यादव। सपा के तमाम पदाधिकारी और नेता सपा मुख्यालय में मौजूद हैं। नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव के दावेदारों से भी अखिलेश मुलाकात करेंगे। चलिए इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा दफ्तर पर हैं इस वक्त, और उन्हीं के पास चलते हैं, विवेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि अखिलेश वहां पर कब पहुंचे, उनके साथ कौन थे, अखिलेश के साथ कौन थे, विवेक ये बताएं, और इस वक्त कितने लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। राजेंद्र, मैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय के भीतर हूं और यहां पर लोगों की जो आम दरफ्त है वो बहुत सुबह से चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव भी 15 मिनट पहले यहां पहुंचे हैं। तब से लोगों की आवाजाही और दरवाजे बंद हो गए हैं। जो मुलाकात करने वाले लोग हैं वो भी बाहर बैठे हैं, लेकिन जो अंदर लोग हैं वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी और प्रवक्ता और कुछ नेता, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो निकाय चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव से मिलने आए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है लोगों के आने का। लेकिन अखिलेश यादव सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है अंदर वो है उपचुनाव की। रामपुर का उपचुनाव और मैनपुरी का उपचुनाव, दोनों उपचुनावों की तारीखें आ गई हैं। तो अब वो अंदर बैठ के 1 महीने का वक्त बाकी है, 1 महीना लगभग, उससे ज़्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, चूँकि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि वो नेताजी के निधन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और आज ही प्रसपा की नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी है। वो जो प्रसपा का मुख्यालय है वहाँ पर यह बैठक होगी। अखिलेश यादव के ऊपर एक असमंजस की स्थिति ये है कि शिवपाल सिंह यादव के बारे में क्या निर्णय लेंगे, और दूसरी बात, जिनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्या शिवपाल सिंह यादव को वो मैनपुरी से टिकट देंगे या मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारेंगे, या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा। कौन होगा? शिवपाल सिंह यादव के बेटे के
भी नाम सामने आया था चर्चा के दौरान, और बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका भी नाम, परिवार के लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो अब आज से चूंकि तारीखें तय हो गई हैं, तो आज से ये फैसला लेना ज़रूरी हो जाएगा। अब से इस पर मंथन करना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर कौन सा चेहरा मैनपुरी में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, चाहे रामपुर हो या मैनपुरी हो। एक बात ये उठ रही थी कि शायद नेताजी का इतना बड़ा कद था कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ ढील दे दे, कि नेताजी के नाम पर कुछ ढील दी जा सके, लेकिन उनका प्रोफेशनल अंदाज है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैनपुरी चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। आज तारीखें तय हो गई हैं, तो अब तय होना है चेहरा, और समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है उसके अंदर इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर चेहरा कौन होगा मैनपुरी लोकसभा से। नेताजी के बाद वो कुर्सी किसके पास आएगी, कौन आखिर वहाँ पर जाएगा। समाजवादी पार्टी अगर वहाँ से कोई चेहरा उतारती है तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या होगा, कौन प्रत्याशी होगा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय। और राजनीतिक हालातों में, माहौल में आज के ये गर्मा गया है ये मुद्दा मैनपुरी चुनाव का। जब से अखिलेश यादव कल लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात करके आए थे, वहाँ उनसे बातचीत की है, मुलाकात की है, देश की राजनीति यानी 2024 की राजनीति पर चर्चा हुई है। लेकिन अब अगले महीने की क्या पॉलिटिक्स होगी, अगले महीने यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो सीट मानी जा रही है मैनपुरी लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव को लेकर, ये 5 दिसंबर को होने वाला चुनाव, खासकर मैनपुरी का उपचुनाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रामपुर में भी आजम खान की सदस्यता गई है, तो आजम खान के जवाब में कौन सा चेहरा उतारा जाएगा। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के पास विकल्प आजम खान के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, ये सब चीज़ें अब आज से शुरू हो गई है, तारीखों के ऐलान के बाद से ही शुरू हो गई हैं। और देखिए जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जो चेयरमैनी नगर निकाय चुनाव में चेयरमैनी के दावेदार हैं, वो भी सब लगातार आ रहे हैं। और अखिलेश यादव का चूंकि पहले तय नहीं था कि आज वो लखनऊ होंगे या नहीं होंगे, दिल्ली से लौटे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो लखनऊ में डटे हुए हैं कई दिनों से टिकट की दावेदारी को लेकर, वो यहाँ पर लगातार उनकी भीड़, जब से पता चला कि अखिलेश यादव आ गए हैं अपने मुख्यालय में, सपा मुख्यालय में बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है चेयरमैनी के साथ भी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है राजेंद्र, वो है वोटर लिस्ट से नाम काटने का। 3 तारीख अंतिम तारीख तय की गई थी सपा की तरफ से कि मुख्यालय में जितने भी इनके जो हारे और जीते प्रत्याशी हैं, जो सपा के बड़े नेता हैं, वो अपने अपने ऐसे लोगों से जिनका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, उनके नाम, उनके जो फॉर्म है वो जमा कराएंगे 3 तारीख। हालांकि 3 तारीख गुजर चुकी है, लेकिन फॉर्म जमा होने का सिलसिला जारी है। तो थोड़ी देर बाद वो भी लोग आएंगे जो फॉर्म लेकर, कई लोग अंदर फॉर्म लेकर अपने जा चुके हैं, जो बंडल हैं फॉर्म के वो जा चुके हैं। तो 10 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देना है। समाजवादी पार्टी को दिल्ली जाकर एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर अपना जवाब दाखिल करेगा कि आखिर क्यों नाम काटेगा, और सबूतों के साथ। निर्वाचन आयोग ने यही कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य के साथ वो अपना जवाब दे। ये 10 तारीख को जवाब देना है। तीनों चीज़ें लगातार चल रही हैं, यानी उपचुनाव की तारीखें भी तय हो गई हैं, निकाय चुनाव के चेहरे भी तय करने हैं। शिवपाल यादव से जो चल रहा है, जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी, उसको भी माना जा रहा था कि नेताजी के निधन के बाद वो थोड़ा सा मामला हल्का पड़ेगा, और जो दोनों के सॉफ्ट कॉर्नर थे वो भी सामने आए थे। इस पर भी निर्णय लेना है कि कौन होगा दावेदार। और इसके अलावा वोटर लिस्ट, यानी मंथन के कई बिंदु हैं जो समाजवादी पार्टी इस समय भीतर, अखिलेश यादव वहाँ बैठे हुए हैं और कर रहे हैं। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। कई विधायक भी हैं। विधायक हालांकि आए हैं अपने साथ दावेदारों को लेकर, जो चेयरमैनी के दावेदार हैं। खासकर देखिए ग्रामीण क्षेत्र में चेयरमैनी बहुत बड़ी चीज़ है, और समाजवादी पार्टी का इसमें ज़्यादातर प्रभाव रहा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, निकाय चुनाव में सपा ने ज़्यादा पार्षदों की सीटें जीती थी, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की वहाँ पर भी प्रभाव रहा है। तो उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के दावेदारों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दावेदार बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, और वो दावा अपना अखिलेश यादव से आज मुलाकात करके अपने स्वाभाविक है जो समाजवादी पार्टी के करेंगे और दावेदारी करेंगे, मुलाकात करके न सिर्फ अपना दावा पेश करना चाहेंगे बल्कि अपनी काबिलियत भी साबित करना चाहेंगे। धन्यवाद विवेक आपका। तेज रफ्तार ट्रक ने 7 गाड़ियों को वहां पर टक्कर मार दी है, और इस हादसे में करीब 35 लोगों के घायल होने की खबर आ रही। ट्रक की टक्कर के बाद कई लोग वाहनों में फंसे हुए हैं, और राहगीरों ने वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। ये भयावह ये मंजर जो आप देख रहे हैं सड़क मार्ग से, ट्रक के टक्कर में कई लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे में करीब 35 लोग घायल हुए हैं।
तेज रफ्तार ट्रक ने 7 गाड़ियों को टक्कर मारी है। 35 लोग घायल और ट्रक की टक्कर के बाद कई लोग अपने अपने वाहनों में फंस गए हैं। जो राहगीर थे उन्होंने उन वाहनों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है। यह जरा आप हाल देखिए वाहनों का। टक्कर के बाद से 7 वाहन आपस में टकराए हैं। यह हाथरस के नेशनल हाईवे 7 की घटना है। आप जरा वाहनों का हाल देख लीजिए और टक्कर किस तरह की होगी इसका आप अनुमान कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 35 लोग इस टक्कर में जख्मी हैं। आगरा के कुबेरपुर रोडवेज बस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। सड़क पर खड़े टैंकर से टकराती दिखी है रोडवेज की बस और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। करीब 10 सवारियां गंभीर रूप से जख्मी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में यह हादसा कैद हो गया। ये देखिए टैंकर से रोडवेज की बस कैसे टकराती है, ये इस फुटेज में आप देख सकते हैं। उसको हम पॉइंट कर रहे हैं उस टक्कर को और आप देख सकते हैं कि कैसे टैंकर से रोडवेज की बस जाकर टकरा जाती है। इसका वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज है। 10 सवारियां गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। 2 लोगों की मौके पर मौत इस हादसे में। सीसीटीवी फुटेज देखकर लगता है कि ये टक्कर कितनी भयावह थी। 2 की जान गई है, 10 लोग इस हादसे में जख्मी। आगरा के कुबेरपुर रोडवेज बस हादसे का ये वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं। सड़क पर खड़े टैंकर से रोडवेज की बस जाकर टकरा गई। 2 लोगों की जान चली गई, करीब 10 सवारियां जख्मी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। हमारी खबर का असर हुआ है एबीपी गंगा इंपैक्ट। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल के मालिक पर केस दर्ज हो गया है। पहले एफआईआर से वृंदावन गार्डन होटल के मालिक का नाम गायब था, लेकिन जब हमने खबर दिखाई तो मथुरा की पुलिस जागी और होटल स्वामी रामकिशन अग्रवाल के खिलाफ, ये होटल मालिक है, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 प्रबंधकों ऋषि कुंतल और सतीश पाठक पर भी केस दर्ज हो गया है। यह है एबीपी गंगा इंपैक्ट। जो एफआईआर पहले हुई थी उसमें मालिक का नाम नहीं था वृंदावन गार्डन होटल के, लेकिन जब हमने खबर दिखाई, जब हमने आपको सारे तथ्यों से परिचित कराया तो पुलिस जागी है और होटल मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। लखनऊ में रईस यादव के खुलेआम बर्थडे पार्टी कर, जो उनका ये बर्थडे पार्टी करना था, इनको बहुत महंगा पड़ा है। कुछ लड़कों ने बर्थडे पार्टी करने के बाद सड़क पर गंदगी भी फैलाई थी। इसके बाद पुलिस ने 1090 चौराहे पर गंदगी साफ करवाई और साथ साथ पैसों का सही तरीके से उपयोग करने की नसीहत दी गई। युवक सड़क पर केक फैलाकर हल्ला कर रहे थे। तस्वीरें उस वक्त की। पुलिस ने इन्हीं युवकों से यह गंदगी साफ करवाई। ये केक जो इन्होंने बिखेरा था उसको पुलिस ने इन्हीं से साफ करवाया और उसके बाद नसीहत भी दी गई कि आइंदा ऐसा न किया जाए। तो पुलिस का यह कृत्य सराहनीय। बर्थडे पार्टी के इन युवकों ने गंदगी फैलाई सड़क पर। जब प्रकाश में यह मामला आया तो पुलिस ने देखिए कैसे इन्हीं युवकों से यह गंदगी साफ कराई। इधर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर अनाधिकृत कॉलोनीज पर कहर बनकर टूट रहा है। खुर्जा के गांव झमका में लगभग 10 बीघा और गांव वाजिदपुर में 8 बीघा भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जमीन पर अवैध रूप से इस कॉलोनी को बसाया गया था। बुलडोजर ने एक्शन लिया, इसे जमींदोज कर दिया और उसके बाद जो मलबा था उसको आप देख सकते हैं। इधर बांदा में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में फायरिंग की खबर है। 2 लोगों की मौके पर मौत की खबर आ रही है। 2 लोग इस मामले में गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बबेरू कोतवाली इलाके के बेरराव गांव की घटना है। इधर रायबरेली में घर से चारा काटने के लिए निकली युवती तांत्रिक के घर बोरे में मिली है। युवती के लापता होने के बाद खोजबीन शुरू की गई और जब युवती के परिजन तांत्रिक के घर पहुंचे तो युवती का शव बोरी में मिला। आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर डलमऊ पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, पूछताछ में लगे। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज मामला है। चारा काटने के लिए युवती गई थी, शव मिला बोरे में। अगली खबर लखनऊ से है। वहां के हजरतगंज गोखले मार्ग पर भीषण आग को काबू कर लिया गया है। लेवाना होटल के पास एग्जीक्यूटिव होटल में आग लगी।
शॉर्ट सर्किट से एग्जीक्यूटिव होटल में यह आग लगी थी और इसे काबू किए जाने की खबर मिल रही है। होटल में आग बुझाने के कोई साधन भी नहीं थे, ये ज्यादा चिंता की बात। 25 साल से एग्जीक्यूटिव होटल चल रहा है और वहां पर अग्निशमन का कोई भी यंत्र मौजूद नहीं था। मतलब ये कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए एक होटल को ऑपरेट करने के, उनका साफ साफ उल्लंघन था। एक होटल लखनऊ के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में 25 साल से बगैर अग्निशमन मानकों के और यंत्रों के चल रहा था, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। लेवाना होटल के पास इस एग्जीक्यूटिव होटल में भीषण आग लगी थी। कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन आग बुझाने के वहां पर कोई साधन नहीं थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।